हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, मैं हूं संतोष सर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये लाजवाब चैप्टर है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है लेसन 3 है, यानी यूनिट 3 हो गया, यानी अध्याय 3 के बारे में यहाँ पे दिया है। फर्स्ट पॉइंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए देखा जाए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या। तो यहाँ पे जो चल रहा है इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो आइए लेसन 3 में यहाँ पे हम देखेंगे लेसन 3 में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ, इसको बोला जाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण ये चीज है। अब यहां पे देखना है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्या। तो आप चर के बारे में जानते हैं, अचर के बारे में जानते हैं। तो ऐसा समीकरण लेना है जिसमें दो चर जो है अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। तो यहां पे देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये होता है, जैसे यहां पे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे देखिए ए हुआ ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। यहाँ पे ax प्लस by प्लस सी इक्वल क्या है? 0 है। तो यहाँ पे देखना है x भी क्या है? चर है। y भी क्या है? चर है। लेकिन a b c क्या है? अचर है। तो यहाँ पे ax प्लस by प्लस सी बराबर हम क्या किए हैं? 0 किए हैं। तो कोई भी टर्म इक्वेशन के फॉर्म में तभी आएगा जब हम उसको 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करेंगे तभी कोई टर्म इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे टर्म जो है 0 के बराबर हो गया, तो यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इस टर्म में देखना है कि चर कितना है। x और y दो चर है। यहाँ पे किसकी चर्चा हो रही है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। किसकी चर्चा हो रही है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी लेसन हम 3 में देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है उसको देखना है। तो यहाँ पे ये जनरल फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अब ए जो है, बी जो है, सी जो है, ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ए बी सी क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। लेकिन एक्स और वाई क्या है? ये आपका चर है। तो चर है तो इसको क्या करना है? फाइंड करना है, ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसका कंडीशन क्या होगा कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा, आपको आनंद आएगा। धीरे धीरे समझना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जब समझ जाइएगा तो एक्सरसाइज बनाने में आपको बहुत बड़ा आनंद आएगा। तो यहां पे देखा जाए, अब यहां पे A is not 0, B is not 0, C
बराबर 0 या C इज नॉट 0। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये जो दिख रहा है इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। बी जो दिख रहा है इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और सी का मान 0 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं सी का मान 0 होगा या नहीं होगा। सी का मान 0 होगा या नहीं होगा। 0 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। 0 की जगह पर 1 रहेगा, 2 रहेगा, कुछ भी रहे, लेकिन ए और बी का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ए का मान 0 कर दिए तो ये जो है इफेक्टिव हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। 2 चर वाले यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अस्तित्व जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा अगर ए के मान को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। कैसे, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे दिया है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि इसमें x और y 2 चर हैं, इसीलिए इसको 2 चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। अब समीकरण कैसे बन गया, तो ये 0 के क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे है कि a का मान अगर 0 कर दें तो इसमें हम a का मान पुट करेंगे तो a के जगह पर क्या रखेंगे, 0। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। अब यहाँ पे x आ गया मेरे भाई, x हुआ, प्लस है तो क्या कर दिए प्लस, फिर यहाँ पे क्या है by प्लस क्या है c बराबर 0। तो e हुआ, अब 0 से x में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 प्लस by प्लस c बराबर क्या हुआ, 0। अब 0 इसमें ऐड करेंगे तो इसके मान पे कोई अंतर पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं by प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए a का मान 0 के बराबर किए तो x यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया, कैंसिल हो गया, x दिखाई नहीं दे रहा है। x दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दे रहा है, सिर्फ y दिखाई दे रहा है। आया आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की चर्चा कर रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की चर्चा कर रहे हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 चर अनिवार्य रूप से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चर जो है अनिवार्य रूप से है, एक चर क्या है, गायब है। तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। लेकिन चर्चा किसकी हो रही है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की। तो एक चर में कैसे बदल गया, जब a को 0 के बराबर किए तो x यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अस्तित्व है विनाश हो जाएगा, बहुत बड़ा खतरा में आ जाएगा जब उसमें a को 0 के बराबर करें या b को 0 के बराबर करें। तो a और b कभी भी 0 नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, c 0 होगा या नहीं भी होगा, कुछ भी हो, लेकिन a और b का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। यही कंसेप्ट आप लोगों को समझना है, यही कंसेप्ट समझना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण रहेगा तो उसमें a और b का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये हमेशा के लिए, आजीवन भर के लिए, जिंदगी भर के लिए, लाइफ के लिए, ये माइंड में आप लोग रख लीजिए कि जब भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण की चर्चा होगी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कभी भी उसमें a और b का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ये कभी नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर बताए तो a और b का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। c 0 होगा या नहीं भी होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज देखें। अब यहाँ पे देखना है यहाँ पे देखना है लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। आराम से देखिए,
दिल में उतार देंगे, दिमाग में उतार देंगे, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। न समझ में आए ये मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप मेरा चैनल पे आकर के मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको मैथमेटिक्स समझ में ना आए, ये हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं होने देंगे। बिल्कुल दिल और दिमाग में उतारेंगे, सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया पॉइंट रैखिक समीकरण। ये पॉइंट जो है क्या है, रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म भी आप जानते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, वो चीज देख लीजिए। जनरल फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म इसका क्या होता है वो चीज देखना है। तो ax हुआ, रैखिक समीकरण देख रहे हैं, रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म देख रहे हैं। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब होता है वैसा समीकरण मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय, वैसा समीकरण जिसमें चर का घातांक 1 हो। यहाँ पे देखिए चर x है मेरे भाई, x हुआ चर, तो चर का घात क्या है, 1 है। फिर यहाँ पे देखो भाई चर क्या है, y है, इसका घात क्या है, 1 है। तो वैसा समीकरण जिसमें चर का घात क्या हो, 1 हो, यानी वेरिएबल का एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर क्या हो, 1 हो, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं, रैखिक समीकरण कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस b बराबर क्या 0, ax प्लस b बराबर 0। तो फिर आपसे पूछा जाए कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो आपको कहना होगा नहीं, x का भाई नहीं दिख रहा है, y दिख रहा है, y नहीं दिख रहा है। तो ये जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन रैखिक है, रैखिक है। क्यों है, क्योंकि इसमें x का घात क्या है, 1 है, चर का घात क्या है, 1 है। ऐसे समझना है, चर का घात इसमें क्या है, 1 है, इसीलिए रैखिक समीकरण है। लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है मेरे दोस्त। दो चर वाला रैखिक समीकरण होने के लिए y इसमें होना चाहिए, लेकिन y नहीं है, नहीं है। तो ये चीज समझना है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण या दो चर वाला रैखिक समीकरण या 3 चर वाला रैखिक समीकरण, 3 चर का है तो x y z यानी चर के जगह पर आ जाए, अल्फाबेट में कोई भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले कोई डिजिट हो, जिसका वैल्यू फाइंड करना रहता है वहीं हम उसको क्या बोल लेते हैं, चर के रूप में मान लेते हैं, वहीं चर हो जाएगा। जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना रहता है वहीं हमारा क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। ज्ञात राशि नहीं है, ज्ञात राशि को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चर का उपयोग करते हैं किसी भी टर्म में। तो यहाँ पे ये चीज हुआ। यहाँ पे देखें तो कोई पूछे कि रैखिक समीकरण क्या है, तो वैसा समीकरण जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसे समीकरण का जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक सरल रेखा की तरह होगा, सरल रेखीय होगा, ऐसे होगा, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, जब भी होगा इसका ग्राफ तो एक सरल रेखीय होगा। क्यों, क्योंकि इसमें चर का घातांक क्या होता है, 1 होता है। चर का घातांक क्या होता है, 1 होता है, रैखिक समीकरण है, तो इसमें चर का घातांक कितना होगा, 1 होगा। ये रैखिक समीकरण जाने। अब देखना है यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल, ये चीज हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल। तो कोई पूछे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या है, तो सीधे बोलेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, दो चर वाला रैखिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें दो चर अनिवार्य रूप से प्राप्त होते हैं, जिसके घातांक क्या होते हैं, 2 होते हैं। x का अलग घात होगा, y का अलग घात होगा, ठीक है। तो जिसके घातांक क्या होते हैं, 2 होते हैं, और इसका आलेख जो है हमेशा सरल रेखीय प्राप्त होता है, जिसमें
चर का मान रखा जाए तो समीकरण क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। अगर इसमें चर का मान रखेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। जैसे में यहाँ पे एग्जाम्पल पर देखिए, उदाहरण में देखिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब इसमें बताना है कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हुआ, x और y, तो इसका घात यहाँ पे क्या है, 1 है, इसका घात यहाँ पे क्या है, 1 है। दो चर वाला रैखिक समीकरण मेरे दोस्त, यानी दो को चर होगा लेकिन दोनों का घात क्या होगा, 1 होगा, तब दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। तो ऐसे इक्वेशन का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ जो होगा सरलरेखीय होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, सरलरेखीय होगा। ऐसे देखना है, ये चीज हुआ। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम इस पे क्वेश्चन भी एक आध दो उदाहरण भी देख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए x है तो x है, a का मान यहाँ पे क्या हो गया 2, y है तो y है, b का मान क्या हो गया 3, c है तो यहाँ पे क्या है 5, 0 बराबर 0। तो देखिए, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है, और नीचे उसका क्या है, सैंपल है। सैंपल कहने का मतलब सेम वैसा ही इक्वेशन नीचे भी दिए है। तो इसमें दो चर है, दो चर है। अब यहाँ पे 2 और 3 और 5 क्या है, वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे 2 को हम क्या कहेंगे, 2 x का गुणांक है, x का क्या है, गुणांक है। अच्छा से समझना, 2 यहाँ पे क्या है, x का गुणांक है, ये क्या है, x का गुणांक है, ये क्या है तो x का गुणांक है, 2 क्या है, x का गुणांक है, तो 2x का क्या है, गुणांक है। अब आगे देखो मेरे भाई, धीरे धीरे समझो, स्टेप बाय स्टेप समझो, बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल सही तरह से उतारेंगे, तुम लोगों के दिमाग में गूंजेगी ये बात हमेशा के लिए। यहां पे देखिए y 3, तो 3 किसका गुणांक है, y का गुणांक है, y का क्या है, गुणांक है। 3 किसका गुणांक है, 3 किसका गुणांक है, y का। यहाँ पे b किसका गुणांक है, y का, और c क्या है, कांस्टेंट। तो c यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये चीज देखना है, c यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट होगा। तो c का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है, और a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। तो आप बताइए a और b 0 के बराबर है, नहीं है। यही तो समझना है, धीरे धीरे समझना है। a 2 है, b क्या है, 3 है। a और b कभी भी 0 नहीं हो सकता है, नहीं तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये दुनिया से मिट जाएगा। तो आप इसको दुनिया से मत मिटाइए, ये कभी भी नहीं मिट सकता है। हम लोग जा सकते हैं इस दुनिया को छोड़ करके, लेकिन ये कभी भी नहीं जाएगा। a और b जैसे ही 0 के बराबर कीजिएगा, इसका अस्तित्व का विनाश हो जाएगा, मैथमेटिक्स में भूकंप आ जाएगा, कॉन्सेप्ट गोल हो जाएगा। तो a और b कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ये देखिए 2 है, b क्या है, 3 है। ये c 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर दो चर है तो उसमें a और b का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यही आपको समझना है। अगर कोई भी इक्वेशन दिया हो जिसमें दो चर हो तो उसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या, अब यहां पे इसको हम a लिख सकते हैं कि धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ना है। हमारी मंजिल ये है कि इस कॉन्सेप्ट को समझना है, आपकी भी मंजिल ये है कि इस कॉन्सेप्ट को समझना है। हम समझाएंगे, आपको समझना पड़ेगा, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अब यहां पे देखिए, जहां ए बी और सी वास्तविक संख्या है, अब यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में तो आप लोग जानते हैं, इमेजिनरी को छोड़ करके, चाहे वैसी संख्या
जिसको हम संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं, वही संख्या क्या होगी? वास्तविक होगी। वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पे निरूपित कर दें, उस प्रकार की जितनी भी संख्या होगी, जिसको जिसको हम संख्या रेखा पे रख दें, पुट कर दें, दिखा दें, दर्शा दें, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होगी। या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित फैमिली को, परिवार को वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये हुआ वास्तविक संख्या। तो वही वास्तविक संख्या यहाँ पे ए, बी और क्या है? सी है। या काल्पनिक संख्या को छोड़कर इस ब्रह्मांड में अभी तक जितनी भी संख्याएं हैं, आभासी संख्या को छोड़कर इस ब्रह्मांड में अभी तक जितनी भी संख्याएं बनी हैं, सभी की सभी वास्तविक संख्या है। ये दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। ठोक करके कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस लोक में, इस जगत में अभी तक जितनी भी संख्याएं बनी हैं, उसमें वास्तविक आभासी संख्या को छोड़ दीजिए, काल्पनिक संख्या को छोड़ दीजिए, इमेजिनरी नंबर को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ करके बाकी जितनी भी संख्याएं बनी हैं, पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर से। तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन आपको हम 3 बता रहे हैं। वही वास्तविक संख्या यहाँ पे है, जहां e का मान 0 के बराबर नहीं होगा। होगा, आपको बताए हैं, नहीं होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। b का मान 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। c 0 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। 0 हो सकता है या c का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये हुआ, सिर्फ आप पहचानने का तरीका देख रहे हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 चर अनिवार्य रूप से होता है, जिसके घात क्या होते हैं? 2 होते हैं। इसका आलेख क्या होता है? सरल रेखीय होता है। जिसमें चर के मान को रखा जाता है तो समीकरण क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है। चर के मान को रखा जाता है तो समीकरण क्या होता है? संतुष्ट हो जाता है। तो अब देखेंगे इसके आगे, जिसको बोला जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आइए सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है उसके बारे में हम देखें। तो यहां पे देखेंगे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में है क्या, जिसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन बोले, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोले, या सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम बोले, ये चीज है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यहाँ पे देखेंगे हम लोग मेरे भाई सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन निम्नांकित है। इसमें यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो क्या है? निम्नांकित है। तो हम यहाँ पे देखते हैं निम्नांकित में इसके क्या सॉल्यूशन है, वो चीज देखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्यूशन। अब क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं। क्या होता है? a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल क्या होता है? 0। ये फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ। ये जो हुआ मेरे दोस्त फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ। अब सेकेंड सॉल्यूशन क्या होता है? तो a2 x प्लस b2 y प्लस c2 0 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो होता है वो निम्नांकित होता है, जिसमें हम क्या दिखाए? 2 सॉल्यूशन दिखाए। यहाँ पे क्या है? 2 सॉल्यूशन है। कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से आपको सोचना है। आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पहचानना जान गए। आप यहाँ पे सब कुछ सीख रहे हैं धीरे धीरे। पैसेंस रखना है, आप मंजिल की ओर बढ़ जाना है।
मंजिल को देख करके, दूरी को देख करके कभी भी धराशायी होने वाला व्यक्ति मंजिल के करीब नहीं पहुंचता है। तो अगर मेहनत जो है दिल और दिमाग से कीजिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट रख करके यहाँ पे लगाइएगा, अप्लाई कीजिएगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड अपने पास रखिएगा, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो जो आपको समझ में ना आए। आप मैथमेटिक्स हमसे पढ़ रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि पूरी तरह से दिल और दिमाग में मैं दिल की जो गुफा है उस गुफा के अंदर प्रवेश करा दूंगा, और जैसे दिल धड़कता है वो धड़क करके बोलेगी कि हम आपके अंदर हैं, दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं चाहिए, दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दिल की गुफा के अंदर लेकर जाइए और वहां से सोचना चालू कीजिए, जहां से सोचने पे आदमी का जो है चरित्र और दिमाग दोनों में एक बहुत नेचर के अनुरूप थिंकिंग होता है। तो वो चीज देखना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितने हुए? 2। यहाँ पे 2 सॉल्यूशन दिख लिया। तो कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है ये चीज भी देख लीजिए। तो इसको बोलेंगे कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन मेरे भाई, कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन, कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी हल होने के शर्त। मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई, ये जो है कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन जो है ये हल होने के शर्त है, नियम है, कंडीशन है कि किस किस कंडीशन में उसका हल क्या होगा, उसका हल क्या होगा, उसका हल क्या होगा। आप लेसन 3 पढ़ रहे हैं। लेसन 3 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की हम चर्चा किए हैं। आप इंट्रोडक्शन में से होते हुए आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे पहुंचे हैं जो निम्नांकित होता है, और अभी देख रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम 2 चीज आपको दिखाए हैं, अब देख रहे हैं कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आराम से समझना है, बिल्कुल आप करीब है, मंजिल के करीब हैं, बस थोड़ा सा जोर लगाइए, मंजिल सामने दिखेगी, मजा आ जाएगा, एंजॉय महसूस होगा। जब मंजिल मिलती है तो पूरा दर्द जो है, दुख जो है दूर हो जाता है। तो अभी पैसेंस रखना है, पैसेंस। तो यहाँ पे करना क्या है, कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितने होते हैं, a1x + b1y + c1 = 0 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ पे देखो a1 b1 c1 ये क्या है, वास्तविक संख्या है। ये क्या है, वास्तविक संख्या है। a2 b2 c2 ये क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन समीकरण फर्स्ट में देखो a1 जो है x का कोफिशिएंट, a1 किसका कोफिशिएंट, x का गुणांक, b1 जो है y का कोफिशिएंट, और c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। उसी तरह यहाँ पे देखो a2x का कोफिशिएंट, b2y का कोफिशिएंट, और c2 क्या है, कांस्टेंट है, अचर टर्म है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितने हैं, 2। इसी सॉल्यूशन से कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन क्रिएट होगा। बात समझ में आई, इसी सॉल्यूशन से कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है उसको देखना है। तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन को देखने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे, a1 x + b1 y + c1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 फ्रॉम इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हुआ, फ्रॉम इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। अब यहाँ पे a2 x + b2 y + c2 = 0 फ्रॉम इक्वेशन क्या हुआ, सेकेंड हुआ। यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है। अब देखना है कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन।
तो कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या देखना है, ये चीज देखिए, यहां पे लिखते हैं हम कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन, कंडीशन कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन, कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन में देखना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट केस में देखना है, यानी फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे, ठीक है। अब A1 अपॉन A2, कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख देते हैं, कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट, A1 अपॉन A2 इज नॉट B1 अपॉन B2। यहां पे देखना है A1 अपॉन A2, इक्वेशन कितना है 2, फर्स्ट सेकेंड। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है A1, तो A1 को रख दिए, फिर इक्वेशन सेकेंड में x का कोफिशिएंट क्या है A2, तो A2 को रख दिए। तो इसका अनुपात जो होगा B1 और B2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा, एक कंडीशन नंबर फर्स्ट है। A1 अपॉन A2 इज नॉट B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 इज नॉट B1 अपॉन B2। अगर इस तरह का सिचुएशन हो, कंडीशन हो, समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, अद्वितीय हल। तो A1 अपॉन A2 इज नॉट B1 अपॉन B2 को हम क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल बोलेंगे मेरे भाई। थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, A1 अपॉन A2 इज नॉट B1 अपॉन B2, इसको क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल बोलेंगे, अद्वितीय हल, इसको बोलेंगे अद्वितीय हल, इसको बोलेंगे अद्वितीय हल। तो इस पे इक्वेशन देगा, इस पे क्या करेगा, इक्वेशन देगा। जैसे यहां पे देख लीजिए, यहां पे हम क्वेश्चन, यहाँ पे इसी पे हम आपको दे रहे हैं, यहाँ में एक इस टाइप का इक्वेशन, तो 2 यहाँ पे x कर दिए, प्लस 3y कर दिए, प्लस यहाँ पे कर दिए 4, बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पे देखा जाए कंडीशन, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, ये भी हुआ इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको भी हम इक्वेशन फर्स्ट कर ले। यानी ये जो इक्वेशन है दो चर वाला रैखिक समीकरण मेरे दोस्त, इसके जैसा है। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देते हैं 4x प्लस 6y प्लस क्या हो जाएगा 5 इक्वल क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड। क्लियर, क्लियर। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हुआ, इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब करेंगे क्या, देखेंगे कि ये दोनों जो इक्वेशन है किस कंडीशन को शो कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, A1 का मान हुआ, A1 का मान क्या हो जाएगा 2, B1 का मान क्या हो जाएगा 3 और C1 का मान क्या हो जाएगा 4। तो इक्वेशन फर्स्ट से लिखेंगे, A1 क्या हो जाएगा 2, B1 क्या हो जाएगा 3, C1 क्या हो जाएगा 4। इससे कंपेयर करेंगे, इसका इससे हम कंपेयर करेंगे, इसका हम इससे कंपेयर करेंगे। x का गुणा क्या है 2, x का गुणा क्या है A1, तो A1 का मान क्या हो गया 2, ऐसे देखेंगे। अब आइए समीकरण सेकेंड से, अब यहां पे देखिए A2, तो A2 का मान क्या हो जाएगा 4, A2 का मान 4, B2 यहाँ पे देखा जाए B2 है, तो यहाँ पे क्या है 6, तो B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे देखा जाए C2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, C2 का वैल्यू 5। अब A1 अपॉन इस पे रखेंगे, तब चेक करेंगे कि ये कौन सा हल है। तो यहाँ पे देखिए A1, A2, B1, B2।
अब A1 का वैल्यू 2, तो 2 रख दो मेरे भाई। A2 का वैल्यू 4, तो 4 रख दो, बराबर है तो बराबर। B1 का वैल्यू क्या है, तो B1 का वैल्यू 3, तो 3 रख दो। B2 का वैल्यू क्या है 6, तो 6 रखो। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब यहाँ पे देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं C1/C2। अब यहाँ पे देख C1 क्या है 4 और C2 क्या है 5, तो यहाँ पे फिर लिख देंगे 1/2 और 1/2, 1/2 और यहाँ पे 4/5। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है ये अद्वितीय हल को शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें दोनों लगातार टर्म बराबर नहीं है और इसमें दोनों क्या है बराबर है। तो इस तरह हम बताएंगे, पूछा जाए ये दोनों इक्वेशन जो है किस हल को शो करेगा, तो फर्स्ट टर्म इसको शो कर रहा है, वहां पे देखिए तो नहीं कर रहा है, तो ये अद्वितीय हल नहीं है। ऐसे माइंड में सोचेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अद्वितीय हल होने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन देंगे। तो क्या देंगे, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। अब देखिए तो A1 2, B1 3, C1 4, A2 4, B2 2, C2 5। तो लिखेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब A1 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 4, B1 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू 2। ये तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा 4/5, 1/2 और 3/2। 1/2, 3/2 बराबर है? नहीं है मेरे भाई, नहीं है मेरे दोस्त, नहीं है मेरे प्रिय दोस्त, बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो देखिए तो A1/A2 इज नॉट B1/B2, A1/A2 इज नॉट B1/B2। इस हल को शो कर रहा है, तो ये कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा मेरे दोस्त। तो ये हो जाएगा अद्वितीय हल। बात समझ में आई? तो ये कौन सा हल है, ये कौन सा हल को शो करेगा, अद्वितीय हल को। तो A1/A2 इज नॉट B1/B2 रहे तो अद्वितीय हल, जिसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय का मतलब जिसके समान दूसरा न हो, तो इसको बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। अब इसका ग्राफ कैसा होता है ये चीज देखना है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है वो भी चीज देख लिए। तो आइए यहाँ पे देखा जाए। तो यहाँ पे देखेंगे अद्वितीय हल, इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल को। अब इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन आप जान गए, इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय हल को क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। इसका ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। इसका ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, एक दूसरे पे क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो ये चीज देखना है। अब इसका ग्राफ देखा जाए।
अब यहाँ पे हो गया ये क्या हो जाएगा एक्स, ये क्या हो जाएगा वाई, एक्स डैश वाई डैश। अब इसका ग्राफ होगा क्या था, इंटरसेक्टिंग होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कोई पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, पी हो गया, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अब हम इधर ऐसे चलेंगे तो एक किसके पैरेलल चल रहे हैं, एक्स के, फिर ऐसे चलेंगे तो एक किसके पैरेलल चल रहे हैं, वाई के। अब यहाँ पे देखा जाए इस पॉइंट पे दोनों किरणें आकर के काट रही है, तो इस पे ऐसे बन रहा है, ऐसे कटिंग हो रहा है, एक कटिंग जो है ऐसे हो रहा है, हुआ। तो ये पॉइंट पे यहाँ पे जो है क्या है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसका जो ग्राफ होगा हमेशा इंटरसेक्टिंग होगा, प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ इसी टाइप का होगा, एक बिंदु पे क्या करेगा, कट करेगा। तो कोई भी पूछे कि अद्वितीय हल का ग्राफ कैसा होता है, तो प्रतिच्छेदी होता है, इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अद्वितीय हल का ग्राफ कैसा होगा, तो ऐसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ये चीज दे हुआ तो अद्वितीय हल जाने, ये कौन सा हल है, अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। क्लियर। अब दूसरा कंडीशन देखना है, अब देखना है केस 2 में। केस 2 में हम यहाँ पे आपको बताते हैं। अब आइए केस 2, केस 2 में होता क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 I इज नॉट C1 अपॉन C2। अगर इस तरह का कंडीशन हो, अगर इस तरह का कंडीशन हो मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं। क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 I इज नॉट C1 अपॉन C2। इस तरह का कंडीशन हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं। क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। कैसे, तो इसको हम बोलेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसको बोलेंगे कोई हल नहीं। कैसे, ये चीज देखना है, ये चीज देखना है। तो ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कोई हल नहीं। जब लास्ट वाला दोनों टर्म इक्वल नहीं होगा तो कोई हल नहीं, और जब शुरू वाला दोनों टर्म इक्वल नहीं होगा मेरे दोस्त, तो अद्वितीय हल। माइंड में रखते जाओ, सेट करते जाओ, कंप्यूटर की तरह, मास्टरमाइंड की तरह। जब लास्ट वाला दोनों इक्वल नहीं होगा तो कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। और जब शुरू वाला टर्म इक्वल नहीं होगा तो अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। लेकिन इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी नहीं होगा। अब दो गो इक्वेशन कोई हल नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ पे ले लेते हैं 4x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0। देखना है A1 का मान क्या है, 2, B1 का मान क्या है, 3, C1 का मान क्या है, 4, A2 का मान क्या है, 4, B2 का मान क्या है, 6, C2 का मान क्या है, 5। तो हम ऐसे लिख सकते हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। अब A1 का मान 2 तो 2 रख दो मेरे भाई, A2 का मान 4 तो 4 रख दो। फिर यहाँ पे देखो B1 का मान 3 तो B1 के जगह पर 3 रखो मेरे दोस्त। अब B2 का मान क्या है, 6 तो B2 के जगह पर 6 रखते जाएंगे, हमको मिला है रखेंगे। अब यहाँ पे देखो C1 का मान क्या है, 4, 4 रख दो। C2 का मान क्या है, 5, 5 रखो। यहाँ पे देखो कटने वाला है ना मेरे दोस्त, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है।
फिर यहाँ पे देखो 4/5। अब 4/5 1/2 के बराबर है? नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट वाला बराबर नहीं हो रहा है, तो लास्ट वाला दोनों बराबर नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं। देखो तो ऐसा ही ये है, इसी टाइप का ये है कि नहीं? है कि नहीं? है। 1/2 के बराबर हो गया, लेकिन 4/5 बराबर है? नहीं है। तो A1/A2 B1/B2 इज नॉट C1/C2 हो। तो ये किसको शो कर रहा है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो यहाँ पे देखो कोई हल नहीं या कोई हल नहीं दोनों सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि ये दोनों इक्वेशन जो है किस हल को शो कर रहा है, तो आप मान निकाल लीजिएगा, रखिएगा। तो किसको शो किया? कोई हल नहीं। तो इसका आलेख पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे कि इसका ग्राफ क्या होगा। तो इसका ग्राफ समानांतर होगा, रेल की पटरी की तरह ऐसे समानांतर होता है, वैसा ही इसका ग्राफ क्या होगा? समानांतर होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका हम ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ देखना है कि इसका ग्राफ क्या होगा? समानांतर होगा, ये चीज देखना है। तो आइए इसके ग्राफ के बारे में हम देखें। तो यहाँ पे देखा जाए, एक प्लेन हुआ, इस प्लेन को हम 4 पार्ट में डिवाइड किए, 2 पार्ट में, लेकिन यहाँ पे कितना बॉक्स मिला? 1 2 3 4। ये हो जाएगा y, ये y डैश हो जाएगा, ये x हुआ, ये x डैश हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसका आलेख देखना है, ग्राफ देखना है। तो इसका ग्राफ जो होगा पैरेलल होगा, समानांतर होगा, ये हुआ। अगर इस तरह का इक्वेशन कंडीशन को शो करता है, इस तरह का अगर कोई कंडीशन होगा, तो उसका आलेख जो है क्या होगा? पैरेलल होगा, समानांतर होगा। तो कोई पूछे कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का ग्राफ क्या होगा, तो क्या होगा मेरे दोस्त? बोल दो तू लोग, क्या होगा? तो समानांतर होगा। ऐसे एक दूसरे के समानांतर, जिसके बीच की दूरी क्या हो? बिल्कुल बराबर हो, एक दूसरे के समानांतर, यानी इसका आलेख जो होगा क्या होगा? पैरेलल होगा, समानांतर होगा। तो इसका आलेख कैसा होगा? इसका आलेख समानांतर होगा। आप देखेंगे केस थर्ड में देखना क्या है? A1/A2 B1/B2 और C1/C2। अगर इस तरह का तीनों केस बराबर हो, तीनों वैल्यू बराबर हो, एक टर्म अगर तीनों टर्म बराबर हो, तो क्या उसका आलेख क्या होगा? अनेक हल होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? अनेक हल। इसको हम क्या बोलेंगे? अनेक हल। अनेक हल जिसको बोला जाता है मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल, मेनी सॉल्यूशन। तो इसका आलेख क्या होगा? तो इसका आलेख समपाती होगा। समपाती का मतलब हुआ कि एक के ऊपर एक, चाहे एक दूसरे के बिल्कुल करीब, जिसके बीच कोई भी डिस्टेंस ना हो, माइनर, एक दूसरे पे चढ़ के, इसका आलेख एक दूसरे पे चढ़ के जाएगा, एक दूसरे के ऊपर से जाएगा, ये होता है समपाती में। तो यहाँ पे इसका आलेख जो होगा वो समपाती होगा, इसका आलेख जो होगा वो समपाती होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका आलेख, तो इस कंडीशन को शो करेगा दो इक्वेशन, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 2x + 3y + 4 = 0, 4x + 6y + 8 = 0। अब सेम ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब A1/A2 तो A1/A2, B1/B2 तो B1/B2, C1/C2 तो C1/C2। अब यहाँ पे देखा जाए A1 का वैल्यू क्या है? 2 रख देते हैं। A1 का वैल्यू कितना है? 2 रख दिए। A2 का वैल्यू 4 रख दिए। B1 का वैल्यू 3 रख दिए। B2 का वैल्यू 6 रख दिए। C1 का वैल्यू 4, C2 का वैल्यू 8। अब इसको कटाएंगे,
कटेगा तो परफेक्ट वैल्यू मिलेगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब देखो मेरे भाई 1/2, 1/2, 1/2, तीनों बराबर दिख रहा है। तीनों बराबर जब दिखे तो अनेक हल, तीनों बराबर दिखे तो अनेक हल, तीनों बराबर दिखे तो अनेक हल। तो ये कैसा हल होगा? अनेक हल होगा। बात समझ में आई? तो इसका ग्राफ कैसा होगा? संपाती, एक के ऊपर एक चढ़ के जाएगा, एक के ऊपर एक चढ़ के जाएगा। ठीक है, तो इसका आलेख क्या होगा? संपाती होगा। तो इसको बोलेंगे अनेक हल। देखो तो तीनों बराबर है तो अनेक हल, लास्ट वाला बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं, शुरू वाला बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो एक दूसरे के समानांतर है तो पैरेलल। और इसका ग्राफ कैसा होगा? तो संपाती, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाएगा। तो यहां पे देखिए इसका ग्राफ। तो आइए हम देखते हैं इसका ग्राफ। यहाँ पे हमको देखना है इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ समानांतर होगा और एक दूसरे पे चढ़ के जाएगा। अब देखिए वो कैसे। तो एक यहाँ पे कितने इक्वेशन का है? 2 इक्वेशन का। तो एक इक्वेशन का हम यहाँ पे दिखा दिए, एक इक्वेशन का हो गया। लेकिन दूसरे इक्वेशन का ग्राफ जब दिखाएंगे तो इसी के ऊपर से चढ़ करके जाएगा। कहाँ जाएगा? इसी के ऊपर से चढ़ करके एक ऐसे चला जाएगा और एक ऊपर से जाएगा। अब देखिए दूसरा इसी के ऊपर से चढ़ करके आएगा, दूसरा इसी के ऊपर से क्या होगा? चढ़ करके आएगा। तो इसको बोलेंगे हम संपाती। तो यहां पे हुआ, इसको बोला जाता है मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। इसको बोला जाता है नो सॉल्यूशन, इसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो कोई पूछे कि यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होता है? तो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहां पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक दूसरे पे काट रहा है, जैसे कैंची से क्रॉस मल्टीपल काट रहा है, ऐसे एक दूसरे को काट रहा है। यहां पे देखिए इसका ग्राफ क्या होता है? पैरेलल लाइन। इसका ग्राफ क्या होता है? संपाती। इसका ग्राफ क्या होता है? संपाती, एक दूसरे पे बिल्कुल चढ़ करके जाता है। तो ये चीज देखना है। अब यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए इसका क्या हुआ? इंटरसेक्टिंग। इसका क्या हुआ? पैरेलल। इसका क्या हुआ? संपाती। तो ये समानांतर है, एक दूसरे के बीच डिस्टेंस है। यहाँ पे क्या कर रहा है? एक दूसरे को काट कर रहा है। तो कोई भी इक्वेशन 2 दिया हो तो उससे 3 ही कंडीशन उत्पन्न होगा। मेरे भाई कौन सा कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन है a1/a2 इज नॉट b1/b2। क्या होगा? अद्वितीय हल। कैसा ग्राफ होगा? प्रतिच्छेदी, काटेगा एक बिंदु पे। दूसरा कंडीशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट c1/c2। कैसा हल? कोई हल नहीं। ग्राफ कैसा? एक दूसरे के समानांतर। लेकिन तीसरा कंडीशन a1/a2 b1/b2 c1/c2, जब तीनों बराबर हो तो कैसा हल? अनेक हल। ग्राफ कैसा? संपाती। तो आप लोग इस तरह इसको भूल भी सकते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा ट्रिक आपको देने जा रहा हूं जिस ट्रिक के माध्यम से आप लाइफ में कभी भी इस मेथड को नहीं भूल सकते हैं। कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं पूरी तरह से मैथमेटिक्स आप लोगों के दिमाग में उतार दूंगा, ये मेरी गारंटी है, वादा है। मेहनत करना है। मेहनत जो है, सफलता मेहनत की दीवानी होती है, शकल देख करके कदम को नहीं चुनती है मेरे यारों। सफलता मेहनत की दीवानी होती है। मेहनत जितना ही करोगे उतना ही जिंदगी में सफल होंगे आप लोग। शकल रूप देख करके सफलता जो है कदम कभी ना मत करो।
मेहनत करो, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। ये चीज देखना है। आप मेहनत कीजिए, सफलता अपने आप रंग लाएगी। तो इसके लिए एक ट्रिक है। कैसा ट्रिक है? आसान ट्रिक है। यहाँ पे देखिए काट रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। यहाँ पे देखिए एक दूसरे से अलग हट रहा है, और यहाँ पे देखिए एक दूसरे के करीब आ रहा है। तो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। अगर कोई पूछे कि अद्वितीय हल क्या है मेरे दोस्त, तो सीधे कहो कट। अद्वितीय हल को हम क्या बोलेंगे? कट, चूंकि काट दिया किस बिंदु पे? एक बिंदु पे। अद्वितीय हल को हम क्या बोलेंगे? कट। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हट रहा है एक दूसरे से, तो इसको क्या बोलेंगे? हट। इसको क्या बोलेंगे? हट। यहाँ पे देखो एक दूसरे से आकर के चिपक गया, सट गया, तो इसको क्या बोलेंगे? सट। तो तुम ट्रिक के माध्यम से तुम लोग याद रख सकते हो, लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकते हो। ये ब्रह्मास्त्र है, कहीं भी चूक जाए आप लोग, कहीं लगे कि हम फंस रहे हैं, तो इस ब्रह्मास्त्र का यूज कर दीजिएगा। कट, हट, सट। कट, काट दिया, हट, हट गया, देखो तो हटा है, और सट, सट गया। तो कट अद्वितीय हल, हट कोई हल नहीं, सट अनेक हल। तो एक ट्रिक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से इस तीनों कंडीशन को आप याद रख सकते हैं। कट अद्वितीय हल, हट कोई हल नहीं, सट अनेक हल। तो ये हुआ। तो आज के क्लास में ये लेसन 3 में जो हम थ्योरी क्लास देख रहे थे, और आप लोग काफी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों की साहस, धैर्य और विश्वास को, पैसेंस को देख करके मैं आप लोगों को बहुत लंबे समय से मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। लेकिन अंतिम स्थिति में मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि इतना जब आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो या लगती हो, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय स्टूडेंट, मेरे सहपाठी, मेरे यार, इससे वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरा भाई, जो भी मेरा दोस्त पहली बार मेरे चैनल पे आया हो, तो सबसे पहले मेरे दोस्त वो सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे, ताकि इस लेवल से, इस लाजवाब कॉन्सेप्ट से, मजेदार भरे कॉन्सेप्ट से जो भी मैं वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन जो है मेरे यार, मेरे दोस्त, आप लोगों तक हमेशा के लिए पहुंचता रहे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।